जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की कक्षाएं ले रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक देखा। पहले सेशन में देखा सिलेबस क्या है, उसके बाद बेसिक जो इकोनॉमिक्स जो क्षेत्र हैं उसको देखा। आज से हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उसके अंदर जो सब टॉपिक आते हैं वो क्या होते हैं। ये यहाँ से इकोनॉमिक्स की अगर देखें तो शुरुआत बेसिक ख़त्म होने के बाद जो हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कक्षाएं सिलेबस से। अगर एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये समझ लीजिए पहला चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक अगर हमारा अच्छा रहेगा तभी हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है, इसमें देखेंगे जीडीपी जीएनपी, उसके बाद एनडीपी, उसके बाद एनएनपी, ईटीसी। इसमें हम देखेंगे सर जीडीपी जीएनपी दोनों में मतलब कंपेयर करके देखेंगे क्या है क्या नहीं। अगर हम इसको सही समझेंगे, ठीक से समझ लेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं और ज़रूर आते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एक तरह से देखें तो जीडीपी जीएनपी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है वो। अब जैसे अर्थव्यवस्था शुरुआत, मतलब अर्थव्यवस्था अगर देखें तो शुरुआत मतलब कैसे कैसे करें, मेन चीज़ पहले ये है राष्ट्रीय आय की शुरुआत कैसे करें। अब जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें इतने टॉपिक हम कवर करेंगे। अब इसमें अगर देखें अर्थव्यवस्था पहले क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अगर हम इसको पहले समझेंगे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कवर होगा। ये हम पहले लेक्चर में करा चुके हैं, ये सब रिकॉल के लिए पढ़ा रहे, रिकैप हो जाए एक बार आप लोगों का। अगर आप लोग पिछले वाला सेक्शन अगर नहीं देखे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। पहले आप पीछे वाला सेक्शन ज़रूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें अर्थव्यवस्था क्या है, ये एक देश ले लीजिए, ये एक देश है, समझ लीजिए भारत है, भारत है। अब यहाँ पे संसाधन होगा, रिसोर्स होगा, यहाँ पे ले लीजिए संसाधन मतलब रिसोर्स। उसके बाद इसमें होगा जैसे गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद पीपल आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, लोग। उसके बाद लोगों का वेलफेयर होगा, लोगों का कल्याण होगा, वेलफेयर। अब देखिए कैसे संसाधन एक देश में पहले क्या आएगा, पहले संसाधन आएगा, संसाधन के बाद गुड्स एंड सर्विस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो संसाधन आएगा गुड्स एंड सर्विस होगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में होगा, पीपल लोगों में होगा। लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फ़ायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करती है उससे क्या फ़ायदा होगा, वेलफेयर होगा, लोगों का कल्याण होगा, कल्याण इसको ले लीजिए, लोगों का वेलफेयर होगा।
यही है इकोनॉमी। मेन चीज़ बस यही है, इकोनॉमी हमारे आसपास रहती है, बस खाली हम उसको बलंडर बना लेते हैं कि इकोनॉमी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। यही देखिए, यही है इकोनॉमी, यहीं से पूरा इकोनॉमी ही ख़त्म हो जाएगा। संसाधन, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस, उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में होगा, लोगों का कल्याण होगा डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको वस्तु एवं सेवा लिख लीजिए, हिंदी वाले नहीं कहेंगे, हिंदी में नहीं लिखे हैं। वस्तु और सेवा, डिस्ट्रीब्यूशन इसको ले लीजिए वितरण, ये हो गया वितरण। ये संसाधन रिसोर्स लिखा ही है, लोग यहाँ पर लिखा है। पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है, पूरा इकोनॉमी इसी से चलता है किसी देश का। संसाधन, उसके बाद संसाधन के बाद वस्तु और सेवा मिलेगा, वस्तु और सेवा। उसके बाद इसका वितरण होगा कहाँ, लोगों में होगा, लोगों के बाद लोगों में होगा, लोगों का वेलफेयर होगा। यही आधार है, पूरा इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है। यहीं पे इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इसको समझ गए तो इकोनॉमी समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप इसको समझ गए तो कैसे कैसे हो रहा है सीक्वेंस वाइज। अब इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। ये हम पीछे ये सब बता चुके हैं, बस रिकॉल के लिए, रिकैप के लिए बताएं कि इसके पहले क्या हुआ था, ये सब समझ चुके हैं। अब इसको अगर आप देखें, अर्थव्यवस्था क्या है, यही है एक किसी देश में डिफिनेशन। अब इसका अगर लिखवाना चाहें अब इसी से डिफिनेशन बना लीजिए। जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था में किसी देश में संसाधन और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लोगों में किया जाता है, उससे लोगों का कल्याण होता है, वेलफेयर होता है। यही है अर्थव्यवस्था। बस एकदम आसान भाषा में यहीं से आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। बाकी किताबी अगर डिफिनेशन देंगे तो इतना कठिन भाषा है, आपको नहीं समझ में आएगी। मतलब क्या, इसीलिए लगता है कि बहुत बलंडर है इकोनॉमी। आप किताबी भाषा पढ़िए, उसके बाद अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करिए। इसीलिए लोग क्लास लेते हैं, क्यों लेते हैं, नहीं तो किताबें सब पढ़ लेते हैं। यही लिए इसको अच्छे से नोट करिए, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसी देश में संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों में किया जाता है, जिससे लोगों का वेलफेयर, कल्याण होता है। यही है इसका डिफिनेशन। आप इसको नोट करिए। आप अगर इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझेंगे, तभी आगे कक्षाएं समझ में आएंगी। अब बता रहे हैं पूरी इकोनॉमी इसी पर है। पूरी इकोनॉमी अगर आप इसको समझ गए तो आप इकोनॉमी में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखें, कहते हैं ना कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में करा दें। अब लोग क्या है, बच्चे क्या है, ढूंढते हैं सिर्फ क्वेश्चन सोचे मास्टर आए बस क्वेश्चन करवा दे। ये रियलिटी बताएं यूट्यूब पर ज़्यादातर देखो तो इजी क्वेश्चन ही लाते हैं टीचर। इजी क्वेश्चन पीपीटी ला के सरका के चले जाते हैं, बच्चे लगा लेते हैं, उनको वही अच्छा लगता है कि जो इजी है। अगर आप लीजिए, हम ही ले लीजिए। अगर एग्ज़ाम वैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अब पीपीटी आके वही टेस्ट में सरकावत है, 4 ऑप्शन दे दी हैं, उसके बाद टिक लगा के भाग गई हैं। अगर उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर लेकर आएगा वो टीचर, तो लगाने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो बच्चे नहीं जुड़ेंगे, नहीं देखेंगे, समझ में आया मास्टर का लेके आ रहे हैं, पूरा बलंडर के चला गए। अब अगर इजी लेकर आएगा, हलवा टाइप एकदम लगा लेंगे, एकदम मज़ा आई है कि एकदम आज 100 में 100 आएंगे, तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। पहले आप बेसिक तैयार कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक अगर आपका आधार, बेसिक इसलिए हम बेसिक पे जोर दे रहे हैं, आधार अगर आपका आधार क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसे ले लीजिए, मान लीजिए आधार। बेस क्या है, बेस मतलब
आधार है किसी सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी ही ले लीजिए, इकोनॉमी ही ले लीजिए। आधार क्या है? अगर आधार अगर आपका अच्छा रहेगा तो मान लीजिए ये मान लीजिए ये सब एग्ज़ाम है, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी, सबसे ज़्यादा तो एसएससी कंडक्ट कराती है। अब जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, अगर आपका आधार क्लियर रहेगा, आधार ठीक से समझ में आएगा, तभी सब एग्ज़ाम में आप बैठ के बीट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे बच्चों से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब यहीं से सीढ़ी लगी है, समझ लीजिए, ये है सीढ़ी। अगर ये क्लियर रहेगा तभी यहाँ से यहाँ तक आ पाएंगे आप, तभी यहाँ पे आप इस सीढ़ी के माध्यम से ही यहाँ पहुँच पाएंगे। अगर आपका ये क्लियर नहीं रहेगा, दवाई जवाई में पता नहीं लागे, एग्ज़ाम में दवाई जवाब पता नहीं लागे कहाँ गया। कहें कि घरे में बैठ के तैयारी करब ना, बहुत वो होता है कि मतलब वह डायलॉग है कि आपन इस गॉड है, वही लगता है कि अगर घरे बैठ के तैयारी करते हैं तो लागत कि सब कुछ हम ही नहीं, बहरे निकला तो पता लागे असली तैयारी काव है। नहीं तो यूपी पेट के एग्जाम देखबे कि यहाँ कितना भीड़ रहा है। तो ये लिए इसीलिए कह रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, पहले बेसिक बढ़िया से तैयार कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तैयार रहेगा तभी आप इस सीढ़ी है, ये सीढ़ी मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इसे आपका आधार क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आप पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पर, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पहुंच गए कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे आराम से। कंपटीशन बहुत है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना नहीं है। सब हुए हैं नहीं है ना पढ़ते, डायरेक्ट पहुंच जाते नहीं है। 500 रुपये एक बैच ले लेंगे हैं। आजकल तो सब्जियों के दाम में बिक रहे हैं बैच। एक गुरुजी दे रहे हैं 200 रुपये एक बैच। एक जने आयन कहें हम तो उसे छोटका ही, हम और कम कह दे, उन्माद है 91 रुपये के। जैसे बजरिए में सब्जियाँ बिकात है, समोक टाइम के जाए जब दोपहरों में 100 रुपये रहा था, समोक टाइम के जाए 80 रुपये मिलत है या 60 रुपये मिलत है। वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, वो एकदम वैसे। अब एक जने 200 करें, एक जने 100 रुपये कह दे। अब लड़कियाँ 100 रुपये बैच लेके ओकरे बाद वही में पढ़ा बा, ओका काल देत हैं। ओका बेसिक आजकल कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, ना ही कोई पढ़ना चाहता है। बेसिक क्या है? तो वह 400-500 रुपये बैच लेके बस वह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। तो पहले आधार क्लियर करिए। कोई भी आप, जरूरी नहीं है आप जो हम पढ़ा रहे हैं हमसे पढ़, अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमसे पढ़िए, नहीं जहाँ पे आपको ठीक लग रहा है आप वहाँ पढ़िए। कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में भी रहता है, लेकिन थोड़ी उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ रहती है बुक की। इसलिए टफ रहती है, वो हर एक सबके लिए बनाई जाती है, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनाई जाती है कि मतलब एकदम ईजी भाषा दे दे। उसका भी कोई स्टैंडर्ड रहता है बुक का अपना भी। तो इसीलिए आप यूट्यूब से पढ़िए या बैच लेके पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आप आधार बढ़िया से तैयार कीजिए। उसके बाद और एक रियलिटी बताएं ऑनलाइन की, आपको कंपटीशन अगर चेक करना हो कंपटीशन कितना है, तो आप लाइव क्लास लीजिए और चैट खोल दीजिए, फिर देखिए कंपटीशन कितना है। कितना जने बहनी दीदी बाबू सोना करे आवत हैं खाली। अब एक लड़का कोनो प्रॉब्लम अगर लिख दे तो ओका क्यों न देंगे, कोनो लड़की अगर कोनो मैसेज कह दे यही प्रॉब्लम है, तो बहना करने पहुंच जाएंगे पता नहीं कितने बच्चे। आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी कंपटीशन है। जब मास्टर बोर्ड पर पढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए चैट में। अगर आपका ध्यान चैट में है तो आप कैसे, आपको मतलब कैसे याद होगा क्या बोल रहा है मास्टर। ये डिसिप्लिन एक चीज़ होती है। अब जैसे बोलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हाँ लाइव चैटिया ले, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख ला। डिसिप्लिन कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपका अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर डिसिप्लिन मेन चीज़, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके अंदर वो योग्यता ही नहीं है ना। आप खुद को पहले आप देखिए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, योग्यता
पहले डिजर्व करिए, उसके बाद डिजायर करिए। उस पहले पात्रता विकसित करिए। आप पहले पात्रता विकसित करिए, फिर उसके बाद उस पर हक जताइए ना कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले खुद को उसी रंग में ढालिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। जब तक आप खुद को उसी रंग में नहीं ढालोगे तो कैसे पता पाएंगे, मतलब उसी हिसाब से कैसे पढ़ेंगे। इसलिए आपको कंपटीशन अगर देखना हो तो लाइव क्लास में चैट खोल के देख लीजिए कितना उसमें है। बहना करने वाले और भैया करने वाले कितने लोग वहाँ मिल जाएंगे। मन में पता ना गाँव चलत बा, लेकिन ऊपर से बहना करत है ना, भैया करत हैं। यही लिए कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अगर उसका सही उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बहना और दीदी भैया करने आए हैं तो बहुत बुरा है। आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और अपने परिवार को धोखा दे ही रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हो पहले बेसिक बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर एग्जाम में उतरिए, उसके बाद फिर रणभूमि में उतरिए, उसके बाद फिर युद्ध करिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। हम भी गलती करते थे, ये सब छोड़ के डायरेक्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अब ना याद रहा तो फिर एकदम मतलब मुड़ो घूम जाए का होत बा। जब पढ़े ना ही तो कहाँ से आए। पहला हेडिंग डाल के जीडीपी टॉपिक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या है, जीडीपी क्या है, ये कौन सी बला है, इसको देखें। किसी भी देश में उस सीमा के अंदर, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री जो होती है, किसी भी देश में सीमा के अंदर, मतलब डोमेस्टिक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो बाजार मूल्य है वही है जीडीपी। किसी भी देश में लिख लीजिए, ना ही कहीं मास्टरों लिखा होता ना, खाली लेक्चर में दे दो। किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाती है। एक देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष में उत्पादित, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और अंतिम वस्तु का बाजार मूल्य एक वर्ष के अंदर है। इसमें लिख लीजिए, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब इसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य से समग्र योग जीडीपी कहते हैं। जैसे आप डिफिनेशन, इसके किताबी डिफिनेशन जो है, ये तो हम अपनी भाषा में इसको लिखे। किताबी डिफिनेशन जो है आप लिख लीजिए, एक देश की घरेलू सीमा के एक वर्ष में, घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है जो देश की घरेलू सीमा के अंदर हो, जो देश की घरेलू सीमा के अंदर हो। अब घरेलू सीमा क्या है, मान लीजिए ये देश है, ये है भारत,
ये है भारत, ये जो है ये लीजिए, डोमेस्टिक बाउंड्री है, घरेलू सीमा इसी को कहते हैं, घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री। डोमेस्टिक बाउंड्री, अब यहाँ जो उत्पादित होगा इसके अंदर वो जीडीपी के अंदर शामिल होगा। ये लीजिए, मान लीजिए जीडीपी है, ये है जीडीपी किसी देश की, ये है जीडीपी हमारे देश की, भारत की, मान लीजिए ये है जीडीपी। गर्मी बहुत आज है। ये है जीडीपी किसी देश की, मान लीजिए किसी देश के, भारत की जीडीपी ये घरेलू सीमा यही है। अब जैसे इसमें से क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा, अभी यहाँ ये मान लीजिए एक विदेशी कंपनी कोई, ये मान लीजिए विदेशी कंपनी है कोई, ये विदेशी कंपनी है और ये है विदेश। जैसे मान लीजिए ये यूएसए है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी देश हो सकता है। ये मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में भारत की कोई कंपनी है, यूएसए में भारत की कोई कंपनी है। अब यहाँ से इसको क्या है, इसको करेंगे माइनस, अब यहाँ से इसको करेंगे प्लस, यही इसको फिर ये अगर इसको माइनस करके इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। जीडीपी जीएनपी में कितने लोग देखो बेसिक नहीं पढ़ते हैं ना, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस करना नहीं आता ठीक से। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ लीजिए जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, डिफरेंस करना नहीं आएगा। ये है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। अब इसमें किताब में क्या कहता है उसको देखिए। अब ये देखो, यहाँ से ये माइनस हो गया और ये यहाँ से प्लस हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी भी हमारे देश में, मान लीजिए भारत में, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यही मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जीडीपी में थोड़ी शामिल हो रहा है, इसको माइनस कर रहे हैं ना। जीडीपी में कब शामिल होगा, ये इसको जीडीपी में कब शामिल किया जाता है, ये नोट स्टार बना के नोट करिए। एग्जाम में पूछा भी है। देखिए जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई है या कोई व्यक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ले लीजिए या कोई व्यक्ति है, इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में इसको कब शामिल किया जाता है, जब इसका आर्थिक हित उस देश में हो, जब शामिल किया जाएगा, जब उसका आर्थिक हित उस देश में हो। आर्थिक हित क्या है, अब जैसे क्या है, हमने इसको देखा, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या व्यक्ति हो, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। शामिल कब किया जाता है, जब उसका आर्थिक हित उस देश में हो। आर्थिक हित क्या है, अब इसको अगर यहाँ लेकर चले आए, समझ लीजिए आ रहा है कि नहीं। आर्थिक हित अगर यहाँ देखिए, इसका आर्थिक हित क्या होता है, आर्थिक हित में देखिए पहले आय होगा, आय और खर्च और बचत। कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो, कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, उसका आय खर्च और बचत उस देश में होता हो, उस देश में होता हो।
तो जीडीपी में शामिल होगा। अगर देखिए जैसे ठीक है, अब जैसे किसी भी देश में ऐसे बोले कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था या व्यक्ति हो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जब शामिल होगा जब उसका आर्थिक हित जैसे आय खर्च बचत उस देश में होगा, तब जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, चाहे ये देसी हो चाहे विदेशी हो, तभी जीडीपी में शामिल किया जाएगा जब उसका आर्थिक हित उस देश में होता हो। और इसमें एक चीज़ देखिए, कोई भी नागरिक, सामान्य नागरिक ही इसमें दिए है, जैसे दिए है ना, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु कौन उत्पादित करेगा? नागरिक करेगा। तो नागरिक, सामान्य नागरिक का मतलब क्या है? सामान्य नागरिक का ही जीडीपी में शामिल होगा। सामान्य नागरिक क्या होता है? सामान्य नागरिक वो है जो एक साल के अंदर, जो एक साल से क्या है, जो सामान्य नागरिक वो है जो एक वर्ष से अधिक भारत से बाहर रहकर काम कर रहा हो। जो एक वर्ष से अधिक बाहर रहकर काम कर रहा हो, सामान्य नागरिक कैटेगरी में नहीं आएगा। असामान्य नागरिक कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि जो एक वर्ष से अधिक भारत से बाहर रह रहा हो, जो एक वर्ष से अधिक भारत से बाहर रह रहा हो, उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। उसकी आय को, उसकी कहाँ शामिल किया जाएगा? उस देश में जहाँ पे रह रहा हो। ये देखिए यहाँ पर ये अलग से इसका काउंट होगा। अब आप पूरा अच्छे से एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ मैं। जैसे देखिए जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर समान नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, एक वर्ष के भीतर बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। भारत में जीडीपी, मान लीजिए भारत है, एक देश भारत है, जीडीपी, विदेशी कंपनी जो जिसका आर्थिक हित भारत में नहीं है, वो क्या है, उसको मतलब जीडीपी में शामिल नहीं होगा। विदेशी कंपनी जैसे क्या है? जैसे एफडीआई, जो विदेशी निवेश जो आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, वो इसमें जीडीपी में शामिल नहीं होगा। इसलिए इसको यहाँ पे गोला कर दिए हैं, बना दिए हैं विदेशी कंपनी कोई। और भारत की कोई कंपनी विदेश में हो उसको प्लस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा, ग्रोस नेशनल इनकम, जीएनपी सॉरी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए उसके बाद दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था व्यक्ति हो जिसका आर्थिक हित उस देश में हो, वही होगा। आर्थिक हित में मतलब आय बचत और खर्च। अब समान नागरिक का होगा, जो समान नागरिक वो नहीं है। समान नागरिक किसको कहते हैं? जो सामान्यतः देश में रह रहा हो एक साल से ज़्यादा, इसमें दिया है। जो एक वर्ष से ज़्यादा भारत से बाहर रह रहा हो, उसका जीडीपी में शामिल नहीं होगा, उसकी आय जीडीपी में शामिल नहीं होगी। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सरकावे वाला पटवा ज़्यादा सही रहा था, सरकाई तुरंत खत्म, एमे तो 1 घंटा मिटावे में लग गया था, कुल एनर्जी तो ही में खत्म हो गया था मिटवहिन में।
अब इसमें क्वेश्चन आता है जीडीपी में, अंतिम वस्तुओं और सेवा को क्यों किया जाता है, क्यों अंतिम वस्तु और सेवा की गणना क्यों की जाती है। अंतिम वस्तु और सेवा की गणना क्यों की जाती है, क्वेश्चन है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़िए, क्वेश्चन जरूर पूछिए खुद से, पढ़ रहे हो। अब जैसे इसमें अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम ही क्यों की जाती है। अंतिम इसलिए की जाती है ताकि दोहरी गणना ना हो सके। जैसे कोई वस्तु है, एक बार 20 रुपए का है, वो दूसरे मार्केट में गया, दूसरे दुकानदार के पास गया, उसकी प्राइस कुछ बढ़ गई। अब अगर पूरा जोड़ते जाएं तब तो पूरा एकदम बलंडर हो जाए। ये लिए अंतिम वस्तु जोड़ा जाता है। इसे एग्जाम्पल्स इसको हम देखें, कारण, इसका कारण क्या है आप देख लीजिए। कारण में देखिए, ताकि दोहरी गणना ना हो, ताकि दोहरी गणना ना हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एक देश में, कोई देश है, मान लीजिए जैसे भारत है, आप भारत को लीजिए। अब भारत में मान लीजिए चावल नहीं, गेहूँ ले लीजिए। जैसे ये है गेहूँ, मान लीजिए गेहूँ है 20 रुपए किलो, ये है 20 रुपए। अब इसको आटा बना है, जैसे आटा बनने में लगा 2 रुपए, ये हो गया 22 रुपए। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान से बढ़िया समझिए। अब इसके बाद इसमें ये आटा से बना रोटी, मान लीजिए ब्रेड बना, ये बना ब्रेड। अब ये हो गया 30 रुपए का। अब इसमें ऐड कितना हुआ, ऐड हुआ इसमें 8 रुपए। यही है जीडीपी। यही है जीडीपी जो इतनी देर से पढ़ रहे थे, एकदम सिंपल में निकल गया एग्जाम्पल से। गेहूं, आटा, ब्रेड, 20, 22, 30, जीडीपी यही है, अंतिम वस्तु यही है। ब्रेड बन के तैयार हो गया। अब उस देश की, भारत की जीडीपी 30 रुपए है, उसकी, उस वस्तु की। अब जैसे इसमें देखिए, जैसे अब इसका एक मेथड और है निकालने का, जीडीपी निकालने का। ये फर्स्ट मेथड है, इसको देखिए, ये फर्स्ट मेथड है। अब अगर हम इसको इतना सब झंझट ना करना पड़े हमको, अगर सिंपल में निकालना चाहे, सिंपल में निकल सकता है। अब कोई ये वस्तु है, इसकी ये अंतिम है, समझ लीजिए। गेहूं पहले भी किसान जो लगा के उगाया होगा, सब किया होगा, वो भी तो उसी में आएगा, जीडीपी में मतलब जोड़ा जाएगा। लेकिन ये अंतिम है, ये 20 रुपए मान लीजिए, यहाँ तक है ना, ये है 20, ये है 20 रुपए। अब प्लस करिए कितना, इसको, इस मेथड को कहते हैं वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन। जो मूल्य बढ़ा है उसको मूल्य संवर्धन, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन। अब इसको 20 यहाँ तक हुआ। अब कितना इसमें कितना जोड़ा गया था, 2। यहाँ से यहाँ तक 22 हो, कितना जोड़ा गया, 2। अब प्लस करिए, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया 8। अब कितना हो गया, ये हो गया 30। ये है जीडीपी, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, मूल्य संवर्धन। अब अगर इसको पूरा आपको ना जोड़ना हो, मूल्य संवर्धन, मूल्य कितना बढ़ा है, मूल्य कहाँ कहाँ पे कितना बढ़ा है, उसको आप जोड़ लीजिए, उसके बाद भी जीडीपी आपका निकल जाएगा। एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में समझिए, किताबी कीड़ा मत बनिए। एकदम मतलब किताबी भाषा, अगर हार्ड लैंग्वेज देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमको भी समझाने में, आपको समझने में भी।
20 2 22 22 8 30, मूल्य संवर्धन से भी 30 आया। कोई भी विधि आप किसी भी विधि से आप निकालिए वो 30 ही आएगा। इसको निकालने के लिए ये दो विधियां और हैं, उसको आप सिर्फ इतना आप ध्यान में रखिए। जीडीपी निकालने के लिए 4 विधियां हैं, 2 ये हैं 2 और हैं, 4 विधियां हैं। अब इसे उसको अगर हम देखें, इसमें पहला उत्पादन वाला हो गया, आय वाला हो गया और व्यय वाला हो गया। उसके बाद वैल्यू एडिशन वाला ये हो गया यहाँ पर। अब इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर इसको हम देखें, इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। इसमें सावधानी, उत्पादित वस्तु उसी वर्ष की होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन में जो ये वैल्यू एडिशन हो रहा है, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर बजाता है, सावधानियाँ, सावधानियाँ। पहला क्या है, वस्तु उसी वर्ष को होनी चाहिए। वस्तु उसी वर्ष की हो। दूसरा अगर देखें, इसमें हम माध्यमिक वस्तु के मूल्य को नहीं लिया जाता है। जो माध्यमिक वस्तु के जो मूल्य है उसको नहीं लिया जाता है। माध्यमिक वस्तु के मूल्य को नहीं लिया जाता है। माध्यमिक वस्तु का मूल्य कहीं नहीं लिया जाता। देखिए 20 30 यहाँ तक अगर इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए माध्यमिक वस्तु का जो मूल्य है उसको नहीं लिया गया, सिर्फ इसको लिया गया और इसको लिया गया। उसके बाद इसमें देखिए माध्यमिक वस्तु जैसे यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक गया 2 रुपये हुआ। अब इसको ये यहाँ से गया 8 रुपये बढ़ा। ये यहाँ से जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हुआ, यहाँ से यहाँ पैकिंग हुआ, उसको बना, ब्रेड बना, पैकिंग हुई, उसकी लेवलिंग हुई अच्छे से, वो जो पैसा वो सब लगता है वो सब उसको नहीं जोड़ा गया। डायरेक्ट जो मूल्य संवर्धन, जो उसका मूल्य यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है उसको जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद अगर देखें, अब उसके बाद जीडीपी में देखिए, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है जीडीपी का वो क्लियर हो गया है। जीडीपी क्या होती है, क्या क्या शामिल होता है, ये सब देख लिए। उसके बाद एकदम सिंपल भाषा में देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम सरका रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, अब वो क्या है 50 किलो गेहूं का उत्पादन किया है। अब मान लीजिए कि चावल ले लीजिए, वो किसान जो है 50 केजी चावल का उत्पादन किया, 50 केजी चावल का उत्पादन किया। अब क्या है, इसमें से 50 में से उसने 50 केजी में से 25 केजी मान लीजिए वो मार्केट में बेच दिए। मार्केट में बेच दिया और 25 केजी जो है वो खाने के लिए रख लिए, अपने खाने के लिए, स्व उपभोग के लिए रख लिए।
रख लीजिए। अब बताओ जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं, ये शामिल होगा या ये दोनों शामिल होगा या ये शामिल होगा या सिर्फ ये शामिल होगा जीडीपी में। अब आप बताइए जीडीपी में दोनों शामिल होंगे या एक शामिल होगा। आप ये कमेंट में बताइएगा कि जीडीपी में दोनों शामिल होगा कि एक शामिल होगा। इसको आगे बताएंगे नेक्स्ट सेशन में शामिल होगा कि नहीं बता ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे। लेकिन इसको आप दिमाग दीजिए, जोर लगाइए दिमाग पे, दोनों शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। जीडीपी में 50 kg शामिल होगा, जीडीपी में दोनों शामिल होगा। कोई किसान अगर उत्पादन कर रहा है दोनों शामिल होगा। यहीं पर इसके अपोजिट अगर ले लीजिए, इसके अपोजिट मतलब समझ रहे हैं ना, इसके उल्टा जस्ट यहाँ किसान ना कोई गैर किसान लग लीजिए। अपोजिट में अगर गैर किसान ले लीजिए, अपोजिट में कोई गैर किसान है, किसान नहीं है, मान लीजिए हम किसान नहीं है, मान लीजिए हम उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम उत्पादन करेंगे, अब अगर यही अगर 50 में से 50-50 करेंगे, 25 और 25 कर देंगे। ये क्या है, स्व उपभोग के लिए है, और ये क्या है, ये मार्केट के लिए है। ये है मार्केट। ये जो है ये जीडीपी में शामिल होगा, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। गैर किसान है, ये एग्जाम में पूछता है कि जीडीपी में क्या शामिल होगा क्या नहीं शामिल होगा, दे देगा। उसके बाद वहीं पर दुनिया ख़त्म हो जाती है कि तो मास्टर वो पढ़ाई ना रहा। क्योंकि ये सब क्या है, बहुत कम ही मास्टर कहूँ, बहुत कम ही किताब में आपको मिलेगा ये सब जो मैटर दे रहे हैं। क्योंकि ये कोई एक किताब से नहीं दे रहे हैं, 2-3 बुक से पढ़े हैं और अपने टीचर से जो पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, वो सबका कंक्लूजन आपको दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, दोनों शामिल होगा जीडीपी में ये शामिल नहीं होगा। जो खुद के उपयोग के लिए रखा है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, सिर्फ 25 kg होगा। ये वाला सिर्फ मार्केट वाला यही 25 kg जीडीपी में शामिल होगा, इसमें दोनों होगा। अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिए अच्छे से, एक जैसे डिफिनेशन पे किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में शामिल नहीं पर स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि हाँ और ना में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। शामिल नहीं किया जाता है। अब जैसे इसमें व्यय विधि ले लीजिए, पहला उसमें हम देखे थे मूल्य संवर्धन, दूसरा पहला उसमें देखे थे वस्तुओं का जो पूरी टोटल अंतिम वस्तु थी उसको देखे। अब उसमें दूसरा देखे थे हम वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन में उसको देख लिए। अब तीसरा इसमें है आय विधि फैक्ट इनकम मेथड। आय विधि मतलब इनकम मेथड। इस विधि में चार साधन आय को लिया जाता है, जैसे रेंट, ब्याज और लाभ। जो आप मकान किराए पे दे रहे हैं उसका रेंट मिलता है आपको, आप पूंजी कहीं लगा रहे तो आपको लाभ मिलता है। उसके बाद ब्याज, आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपको ब्याज मिलता है। यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जीडीपी को हमने एकदम बेसिक से समझा, आगे देखेंगे फिर जीएनपी क्या होता है, उससे फिर तुलना करेंगे क्या होता है, इसको देखेंगे। क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हमको, गर्मी भी बहुत है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।